प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। करंट सिचुएशन इस वक्त जो चल रही है, इस पर मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा हैं कमर ज़मान कायरा साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। भारतीय इक़दामात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बड़ा मुनासिब जवाब दिया सर। आगे सूरत हाल को कैसे लेकर चलना होगा? पहली गुजारिश तो यह है जी कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा तकलीफ देह है। इंसानी जान किसी मज़हब का भी हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, वो सबके लिए कीमती है, उसका जाना बड़ा अफसोसनाक है। तो सारी पाकिस्तानी कौम ने इसको कंडेम किया है, हुकूमत ने, इदारों ने, सब ने। और पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार किया हुआ है। यही बेहतरीन तरीका है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी जज्बाती बात भी हुई है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान ने जो रवैया अख्तियार किया है, हम भी कह रहे हैं कि वो गलत है, दुनिया भी उसको सराह नहीं रही, उसको कहीं से पजीराई नहीं मिली, बल्कि उस पर सवाल उठ गए हैं। और यही रवैया मुनासिब तरीन है। आज मेरी जमात ने भी कल कहा बड़ा वाज़ेह तौर पे, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, बिलावल साहब ने अपनी पार्टी के और कौम के जज्बात की तर्जमानी की। तमाम क़यादतें ऐसे ही हैं कि हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार के लिए सब इकट्ठे हैं। हम सारे मुकम्मल इस्तेदाद रखते हैं कि वो दुश्मन को मुंह जवाब दे सके। हम क्या कर सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारी सलाहियतों के बारे में, हमारी इस्तेदाद के बारे में सब जानते हैं। जो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है पहले तमाम इक़दाम के बाद कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल के उसको तावन करने को तैयार हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन में, ये बहुत अहम इक़दाम है, बहुत आला बात है और यही रवैया अख्तियार करना चाहिए जी। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, ये मुझे नहीं लगता कि ये मामला आसानी से थमेगा, इसलिए कि ये कोई हादसा नहीं हुआ, ये एक वाकया किया गया और इसको किया क्यों गया है, मेरी इसके अंदर ये है कि अगर हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें तो जब से वो हुकूमत में आए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के और पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है। उन्होंने तमाम तर फोरम्स, तमाम तर कोशिशें की हैं और खास तौर पे ये जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, गाँव का पानी है, उन्होंने 2001 से ऑनवर्ड और खास तौर पे 2015 के बाद से आज तक बहुत सारी स्पीचेस में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कौन से खिताब में वो ऑन रिकॉर्ड हैं। वो कहते हैं कि सिंध तास मुआहदा हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ है और हमारे दरियाओं का पानी पाकिस्तान की सरजमीनों को सैराब करता है और फालतू पानी जाके समुद्र में गिरता है। हम सिंध तास मुआहदा खत्म करेंगे और एक एक बूंद पानी मैं हिंदुस्तान को लेके दूंगा। ये नरेंद्र मोदी किसानों से खिताब किया तो सर बार बार उन्होंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात की है। अब कायरा साहब, हमें तो शायद ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना, उनके जो अपने लोग मौजूद हैं। जी सर, मैं तो एक छोटी सी बात कर लीजिए, कंप्लीट कर इस बात को जरा सामने रखिए, उनके इन बयानात को सामने रखिए और अब जरा आइए इस बात पे कि ये हादसा हो गया कहाँ, के 350 किलोमीटर अंदर वहां हादसा होता है और वहां पे हाई सिक्योरिटी एरिया है। वो लोग वहां पे कोई आधा पौना घंटा लोगों के शनाख्ती कार्ड देखते हैं, उनकी नेशनैलिटी, उनका मजहब चेक करते हैं और फिर उनका कत्लेआम कर देते हैं। अब इस टाइम में उनकी सिक्योरिटी वहां नहीं पहुंची, उनकी कोई फुटेज नहीं बनी, कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, कोई बंदा नहीं मारा गया उनका। और जब उनको पता चलता है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तो वो फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्जाम धरते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। अब सवाल ये है सर, वहां सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाती जहां पर 7-8 लाख सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, लेकिन विद इन 10 मिनट्स इस पे एफआईआर हो जाती है और एफआईआर में पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम करना शुरू हो जाता है। अब मैं इसी तनाजुर में इसी तनाजुर में सर मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी आपसे। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है, हादसा होता है उसके फौरन बाद वो पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं और उसके रिएक्शन में जो वाहिद स्टेप पहला ऐलान करते हैं वो ये है कि हम सिंध तास मुआहदा तो हमारी जंगों में खत्म नहीं हुआ, इससे पहले जब हिंदुस्तान के साथ हमारे बहुत सारे मामला बने, कभी खत्म करने की बात नहीं हुई, कभी उस पर डिस्कशन भी नहीं हुई। यहाँ ये होता है कि उस पर वाहिद जो रिएक्शन आता है वो ये है कि हम सिंध तास मुआहदा खत्म कर देंगे। अब जरा गौर कीजिए, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर, सिंध तास मुआहदे का खत्म करने का ऐलान और पाकिस्तान पे इल्जाम।
इनको लाइन में रख के देखिए तो उनकी पॉलिसी आपको समझ आएगी कि वो पाकिस्तान की सालमियत से खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की लाइफ लाइन को छेड़ना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता, बावजूद इसके कि कुछ कुव्वतें, कुछ ताकतें दुनिया की हमारे खैर खा और दुनिया में अमन के खैर खा इस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसी बेस पर ही उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी पर ही सर उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्ट्रॉन्ग किया है। और हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके अपने लोग ही उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, नवंबर में कुछ बाई इलेक्शंस वगैरह भी वहां पर होने जा रहे हैं, तो वो फिर इसी बुनियाद पर वहां पर वोट लेंगे। अब ये फरमाइएगा सर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। सिर्फ बाई इलेक्शन का इशू नहीं है, ये बाय इलेक्शन से आगे बढ़ के है कि ये पाकिस्तान की लाइफलाइन को कट करने का एक प्लान है, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये हादसा किया गया है। और हादसे के फौरन बाद प्री प्लान ये सारा कुछ आया है। अगर हम इसको लाइन में रख के देखेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने हमले के फौरी बाद जिस तरह के इल्जामात लगाए और टीआरएफ पर जिम्मेदारी आयद कर दी। कल बीबीसी ने बड़े इस पर सवालात उठाए कि जिस तरह की प्रेस रिलीज उनकी तरफ से माजी में जारी की जाती थी, अब जो उनका मौक़िफ़ आया है वो बड़ा मुख्तलिफ है। आज बाकायदा उस जमात ने खुद ही ये बता दिया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करके जिम्मेदारी को कबूल किया गया है, और इसमें उनको लगता है कि भारतीय साइबर एजेंसीज मुलव्विस हैं इस सारे मामले में। मैंने अर्ज किया ना जी कि ये एक प्लान्ड इशू है। इसको दुनिया के सामने इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि पाकिस्तान की लाइफलाइन कट की जाए। ये हिंदुस्तान के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन वो अपना किया हुआ उनका खुद एक्सपोज हो रहा है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ये कोशिश करेंगे और इस मामले को प्रोलॉन्ग करेंगे। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि हमारे दोस्तों की खैर खाहों की ये कोशिशें कामयाब हो जाएं, कि चीज़ें डिफ्यूज हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान आराम से बैठेगा। अगर कोई ऐसी कोशिश की गई तो हम अपना दिफा करना जानते हैं, हमें कोई भड़क मारने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या सलाहियतें हैं वो भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, और हमारे इदारों के अंदर ये इस्तेदाद भी है, काबिलियत भी है, हौसला भी है। वी विल डू एवरीथिंग, और सारी कौम अपने सिपाह के साथ खड़ी होगी। जी कायरा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जो पाकिस्तान के खैर खा हैं, तो सर ये इस सिचुएशन में कोई सालिसी वगैरह की कोशिश हो रही है क्या, और वो कौन से ममालिक हैं जो इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों को? देखिए, पहली बात तो यह है कि यूएन ने भी अपनी कोशिशें करनी है, उनका मैंडेट भी है और उन्होंने करनी भी है। अमेरिका ने भी ये बात कही है। पाकिस्तान के खैर खाओं में सऊदी अरब है, ईरान है, वो ममालिक जो हिंदुस्तान के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुक रखते हैं, वो भी कोशिश कर रहे होंगे और कर रहे हैं, जो मैंने सुना है। और ये एक अच्छी बात है, वो बज़ाहिर कर रहे हों या बिहाइंड द सीन कर रहे हों, लेकिन यकीनन ये कोशिशें कर रहे होंगे। लेकिन ये क्योंकि उस हुकूमत की एक प्लान्ड कोशिश है, लिहाजा वो ऐसी तमाम अमन की कोशिशों को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। और हमें चाहिए कि यही रास्ता अपनाते हुए दुनिया के साथ मजीद फाल, पहले ही बहुत अच्छा है, मजीद फाल सफारतकारी की जाए, और हुकूमत बड़े अपने नर्व पे काबू रखते हुए, आसाब पे काबू रखते हुए बड़ा मुनासिब रिप्लाई करते रहें। किसी भड़कबाजी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी नी जक रिएक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बैनुल-अक़वामी उमूर के जो माहिर हैं उनसे बात करेंगे कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता है तो इस पर खित्ते पे इसके क्या असरात होंगे, और साथ साथ जो इंटरनेशनल फोरम्स पर इस सारे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान कमर चीमा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। कमर साहब, सबसे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह का स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, माजी में हमने अमेरिका का किरदार भारत की तरफ बड़ा मुख्तलिफ देखा है, और भारत को हमेशा तवक्को भी यही रहती है कि अमेरिका का साथ ही मिल जाएगा, लेकिन इस बार बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। भारत के लिए ये डेफिनेटली परेशानी का बाइस हो सकती है, बल्कि होगी भी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये इंडिया ने ये सारा कुछ करवाया ही अमेरिका की अटेंशन हासिल करने के लिए है। अगर आपको याद हो कि अमेरिकी सदर ने जब कांग्रेस में खिताब किया तो उस पर उन्होंने कहा था थैंक यू पाकिस्तान, तो जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ये परेशान थी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ कैसे है।
तो ये एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के वो ये चाहते थे कि हम अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान की तरफ करें कि जनाब हम मुतासर हैं दहशतगर्दी से और पाकिस्तान इन्वॉल्व है। लेकिन आप देखें कि कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ को बड़े केयरफुली मॉनिटर कर रही है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वाकया होने के ठीक 28 घंटे बाद आप इतने बड़े फैसले ले लें। आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप आते हैं एकदम और कहते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी बड़ी क्लियर है। स्टोरी ये है कि ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और दूसरी बात एक और भी है किरण साहिबा, आपको याद है कि नरेंद्र मोदी का ये तीसरा इलेक्शन है। हर 5 साल के दौर में एक वाकया ये करवाते हैं। अगर 2016 में इन्होंने उरी का वाकया करवाया, 2019 के अंदर इन्होंने एक और पुलवामा का वाकया करवाया और 2025 करवाया। और आप देखें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए वो हर दफा अपने पॉलिटिकल डोमेस्टिक इंसेंटिव्स लेते हैं। तो ये आप बताएं कि कौन मुल्क, और हम जैसा मुल्क तो हम तो ऑलरेडी हमारे हाथ जिसे कहते हैं ना प्लेट इज फुल, हम मसरूफ हैं। एक तरफ हम कहते हैं जी बलोचिस्तान में भी हमारी तरफ आप देख रहे हैं चैलेंजेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में के बॉर्डर के जो अफगानिस्तान से लगता है वहां पे भी चैलेंजेस हैं। तो ये बेसिकली ये सब कुछ किया जा रहा है अमेरिका की अटेंशन हासिल करने के लिए। अमेरिका और वर्ल्ड वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता है भारत के जी हम बड़े मजबूर हैं, और एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि दुनिया नॉन सीरियस ले रही है। इस दफा वो रिएक्शन नहीं मिला जो ये हासिल करना चाहते थे। अच्छा कमर साहब, अमेरिका की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया ना कि हर कुछ साल के बाद ये सिचुएशन होती है तो ये खुद ही दोनों ममालिक जो हैं इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन सर ये जो टेंस सिचुएशन है इस वक्त, इसको नॉर्मलाइज करने में क्या चीन, सऊदी अरब, ईरान अपना किरदार अदा कर सकते हैं या कर रहे हैं? देखिए जारी बात है, बहुत सारे ममालिक से बातें हो रही हैं इस वक्त। आपको पता है कि जो चाइनीज़ लीडरशिप भी पाकिस्तान से मिली है। आज आपको पता है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर की भी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है। फिर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का फ़ोन आया, ईरानी प्रेसिडेंट की इंडिया और पाकिस्तान में भी बात हुई है। सो बहुत कुछ यकीनन बैकग्राउंड पे हो रहा होगा और इसका मकसद यही है कि रीजनल ममालिक चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया साइलेंट है। इंडिया बेसिकली दुनिया से सपोर्ट हासिल करना चाहता है पहले तो, लेकिन उसके बाद वो क्या एक्शन लेता है, क्योंकि इंडिया कहता है जी किसी थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम कोई मीडिएशन नहीं करवाना चाहते। तो मुझे ये लगता है कि इससे थोड़ा खतरे वाली बात ये नजर आती है कि एटलीस्ट वो एग्रेशन चाहते हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी को रास्ता देना चाहता है, इंडिया एग्रेशन को रास्ता देना चाहता है। सो अगर ये होता है तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि रीजनल पावर्स और पर्टिकुलर्ली अरब ममालिक का रोल ज्यादा नजर आ रहा है, ईरान का रोल बड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर दो कंट्रीज है ना जो एक ही जैसी सोच रखते हैं, तर्ज़े उनका जो है वो भी एक ही जैसा है बिल्कुल। अगर तर्ज़े सियासत आप देखते हैं, इसराइल को देखते हैं या भारत को देखते हैं, वो भी खून बहा रहे हैं, ये भी इसी पे यकीन रखते हैं। क्या कुछ कश्मीर में कोई इस किस्म की कोई मुश्तरका कुछ करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अभी पिछले दिनों कल ही हमारे सामने खबरें, कुछ इत्तलात आई कि कुछ लोग वहां पर आए मुसल्ला और जिनका ताल्लुक भी इसराइल से है। तो क्या भारत और इसराइल मिलकर कुछ कर सकते हैं? क्या इस पोजीशन में है भारत? देखिए अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इंडियंस बड़े मुतासर हैं इजराइल से, और वो समझते हैं कि जिस तरह गजा के अंदर बम्बार्डमेंट की गई, इनडिस्क्रिमिनेट बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की और दुनिया कुछ भी नहीं इजराइल के हवाले से कर सकी, तो वो ये समझते हैं कि शायद हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। और इसीलिए ये जो बातें चली थी कि कुछ इजरायली जो है वो श्रीलंका उधर श्रीनगर के अंदर लैंड किए हैं, तो अब जाहिर बात है क्योंकि गजा का टेरेन डिफरेंट है, कश्मीर का टेरेन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बड़ा जारी बात है जो इजरायलियों का कश्मीर में आना एक चैलेंज तो है। पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि वो कश्मीरियों के घर जला रहे हैं, वहां पे उनको डिमोलिश कर रहे हैं, खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी बड़े सख्त नाराज हैं कि आप हमें सिक्योर नहीं करते, हमारे साथ ज्यादतियां करते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब बेसिकली किरण साहबा आपको पता है गुस्सा ले रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी इलेक्शन हार गई ना कश्मीर के अंदर। पहले इन्होंने 370-35 रिवोक किया, 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया, इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन हार गए। अब वहां पे टूरिज्म हो रही है, तो ये टूरिज्म को भी रोकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कश्मीरियों की जिंदगी मुश्किल में पड़े, क्योंकि मुसलमान हैं तो एक चैलेंज उनके लिए कॉन्टिन्यूसली रहे। तो आपको
जो टूरिज्म आती थी उन बेचारों की जिंदगी और सर अब तो वहाँ के अपने लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि आपने 370 को रिवोक किया, आपने उस वक्त भी कहा कि यहाँ पे अमन आ जाएगा, नहीं अमन आया, फिर उसके बाद इलेक्शंस भी आपने करा लिए, नहीं अमन आया। और क्यों अमन नहीं आया, तो ये हुकूमत इसका जवाब दे, बजाय इसके कि कश्मीरियों से पूछें कि अगर टेररिस्ट आ रहे हैं तो आ कैसे रहे। बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। इसराइल के हवाले से जो बात हो रही थी, तो कल भी हम ये बात कर रहे थे और आज भी हम अगेन ये बात कर रहे हैं कि अगर इसराइल और भारत कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है तो इंशाअल्लाह हम तो समझते हैं कि कंधे हम ही तोड़ेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में बेहद याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।